नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। क्लास 9th केमिस्ट्री, एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें एक टॉपिक है इवेपोरेशन और एक टॉपिक निकलता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। इवेपोरेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स कोई भी लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए बगैर, यानी 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सी तक अगर आपको लिक्विड को एक्सपोज ना करना पड़े और वो वेपोराइज हो जाए, भाप बन जाए, जिसे आप गैस भी कह सकते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन के बहुत ही सिंपल केसेस हम अपने घरों में देखते हैं। आपने एक बाल्टी पानी डाला और वो कुछ समय के बाद इवेपोरेट हो गया उस जगह जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है। वहीं अगर वो पानी कमरे के अंदर हो जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही है और आपने पंखा नहीं चला रखा है, वो पानी बहुत घंटों तक वैसा ही पड़ा रहेगा और धीरे 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 गर्माहट की वजह से इवेपोरेट होता रहेगा, जो रूम में गर्माहट होगी उसकी वजह से। ठीक है ना। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। इवेपोरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, जो वाटर का इवेपोरेशन हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स ना आपस में जुड़े होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कुछ पार्टिकल्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर सीधे लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिए, इस कन्वर्जन में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाई लेवल पर हो सकता है, लो लेवल पर हो सकता है। सबसे पहले टेम्परेचर। बहुत सिंपल काम है। जिस दिन बढ़िया धूप निकल रही हो और आपको अपने कमरे से बिल्कुल निकलने का मन ना हो, निकलिए। एक बाल्टी पानी या एक मग्घा पानी या एक बोतल पानी लीजिए और जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही है आपके घर में, डाल दीजिए। वहीं बैठ जाइए थोड़ी देर कहीं छांव में। आप देखेंगे कि धीरे 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 जितना भी पानी आपने वहां पर डाला था सारा इवेपोरेट हो गया और जो गीली ज़मीन थी ना, वो भी कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगी, या जो टेरेस गीला हो गया था नॉर्मल हो जाएगा। क्या था वहां पर? आप तो सूरज की रोशनी में गए भी नहीं, आप तो छांव में बैठ गए थे। तो वहां क्या था? सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी का मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर में बढ़िया इवेपोरेशन होता है। वहीं ये एक गिलास पानी आप अपने कमरे के अंदर डाल दीजिए और देखिए कि वो इवेपोरेट होगा, नहीं होगा। पंखा चलाने के बाद हो सकता है थोड़ा जल्दी इवेपोरेट हो जाए, पर अगर पंखा भी नहीं चला रखा है तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा और आपकी मम्मी से डांट जरूर पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को मत कीजिएगा। अगर कमरे के अंदर आप पानी डालते हैं, मैंने आपको समझाना चाहा कि कमरे के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू वहाँ जहाँ पर धूप आ रही थी। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है इवेपोरेशन जल्दी होता है, जब टेम्परेचर कम होता है इवेपोरेशन नहीं होता है। गर्मियों में या होता है तो बहुत कम स्तर पर होता है। गर्मियों में हम कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालते हैं, सूरज की रोशनी में कितनी जल्दी सूख जाते हैं, 2-2.5 घंटे भी नहीं लगते, उतनी जल्दी में सूख जाते हैं। 2-2.5 घंटे में तो बहुत भारी कपड़ा कोई होगा, दरी वगैरह अगर आपने धो के डाल दी है तो वो सूख जाएगी, नहीं तो जो नॉर्मल कपड़े हैं रोज़मर्रा के वो जल्दी सूख जाते हैं। वहीं इन्हीं कपड़ों को सर्दियों में अगर आप धोते हैं तो क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी बहुत सारा पानी का कंटेंट ओस के तौर पे रहता ही है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए कपड़ा नहीं सूख पाता। फिर हम क्या करते हैं, रात में पंखा चलाते हैं और कमरे में वो कपड़े डालते हैं। और यही चीज़ बरसात में होती है, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी एक और फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है ना। चलिए, तो टेम्परेचर समझ में आया, ह्यूमिडिटी पर भी आएंगे। पहले सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो ध्यान है ना, मैंने आपसे कहा था कि टेरेस पे पानी डाल कर आओ। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने टेरेस या किसी जगह जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ पानी एक टब में डाल दीजिए। टब का क्या मतलब है? एक छोटा सा क्षेत्र, सरफेस एरिया कम हुआ ना,
और उतना ही पानी जितना आपने टब में डाला है उतना ही पानी आप छत पर, टेरेस पर, आंगन में डाल दीजिए जहां धूप आती है। ये दोनों ही चीज़ें, टब और नॉर्मल पानी जो आपने बिखेर दिया है वो दोनों सेम धूप में होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप एक शेड में डाल दें और एक धूप में डाल दें। तो क्योंकि टब का सरफेस एरिया सीमित है, टब तो इतना ही है ना, मान के चलिए, उसमें आपने पानी डाल दिया, तो क्योंकि टब का सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू आंगन जहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि टब का पानी अभी इवेपोरेट होना आपको लगेगा कि शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि ये पानी जो आपने टेरेस पर या आंगन में डाला था इवेपोरेट हो चुका है और धीरे धीरे जो निशान पड़ गया था गीलेपन का टेरेस पर या आंगन पर वो भी गायब हो गया है। जबकि टब का पानी हो सकता है कि आपको 5-6 घंटे के बाद भी उसमें थोड़ा पानी आपको सतह पर मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है। सरफेस एरिया कम है, इवेपोरेशन देर से होगा। आपने अक्सर सुना होगा मम्मी से कि अगर छुट्टी वाले दिन आपसे वो कहती होंगी जाओ छत पर कपड़े डालकर आ जाओ सूखने के लिए, लेकिन ध्यान रखो कि फैला कर डालना। तो फैला के डालने का क्या मतलब है? जब आपने कपड़े को झाड़ा और अगर नहीं भी झाड़ा है, एक सिंपल बात बता रही हूँ, उसको फैला के डाल दिया, तो फैला के डालने का मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब वहीं अगर ये कपड़ा आपने बस ऐंठ के एज इट इज़ डाल दिया था, ये कपड़ा नहीं सूखेगा, डांट पड़ेगी मम्मी से, वो अलग। इसलिए जब मम्मी कहती है कि कपड़ा सुखाने के लिए डालो पर इसको खोल के डालना या इसको फैला के डालना, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से सूरज की रोशनी हर एक कोने के वाटर पार्टिकल को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर एक अच्छी काइनेटिक एनर्जी के साथ सीधे ऊपर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, गैस बन जाता है। जबकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से सूरज की रोशनी ऊपर की सतह पे आएगी। पहले ऊपर की सतह का पानी इवेपोरेट होगा, फिर नीचे की सतह पर फर्क पड़ेगा, फिर ये इवेपोरेट होगा, फिर नीचे की सतह पर फर्क पड़ेगा, फिर ये इवेपोरेट होगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में, सरफेस एरिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तीसरा आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हम इसको ये भी कह देते हैं मगी वेदर, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं डैम्प। डैम्प किसको बोलते हैं? हम बेसिकली सीलन को बोलते हैं ना, डैम्प सीलन को बोलते हैं ना। अब आप देखिए, सर्दियों में तो चलिए सर्दी लग रही है, आप स्वयं को प्रोटेक्ट करेंगे, गर्मियों में भी आप स्वयं को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बरसात में क्या किया जाए? इतनी उमस होती है इस समय, चिपचिपी वाली गर्मी। अब आपको पसीना आ भी रहा है और इवेपोरेट भी नहीं हो रहा है। गर्मी में जब जून की गर्मी होती है, मई की गर्मी होती है, उसमें अच्छा खासा इंसान ही सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, इतना वाटर लॉस हो जाता है। जबकि बरसात में आपको चिपचिपी गर्मी लगती है, यू फील अनकंफर्टेबल, ना तो इवेपोरेशन हो रहा है, पसीना भी नहीं जा रहा और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है बिकॉज चिपचिपा महसूस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि भैया इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो पा रहा है। जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा, जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ ज़्यादा सीलन आएगी। ठीक है ना? इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर जहाँ ज़्यादा सीलन आती है वहाँ पर ऐसा प्रबंध किया जाता है कि या तो रोशनी जाए या फिर हवा जाए, ताकि कम से कम सीलन जो है वो ख़त्म हो जाए। सीलन क्या है? पानी का ठहर जाना। पानी जब ठहर जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो सीलन आ जाएगी ना। अधिकतर घर में सीलन होती है, आप वो देखते हैं ना, जो पेंट की पपड़ी छुटती है, क्यों छुटती है? सीलन की वजह से छुटती है ज़्यादातर। ठीक है ना? चलिए, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इवेपोरेशन नहीं होगा। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन नहीं होगा। उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल इस समय का है बरसात का। आपने जो कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं वो भी नहीं सूख रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मई जैसी तो नहीं लग रही है, लेकिन आपको कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा, बिकॉज आपको मई में पसीना आके कम से कम आप सूख तो जाते थे, अंदरूनी आपको चिपचिपा तो नहीं लगता था। इस समय आपको लग रहा है क्योंकि पसीना भी इवेपोरेट नहीं हो रहा। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया। विंड स्पीड का तो आप सबको पता ही है, आप सभी ने अपने अपने घरों में ये प्रैक्टिस होता देखा ही होगा। हम सब मिडिल क्लास हैं, ये प्रैक्टिस हम लोगों के सबके घरों में होती है। कपड़ा नहीं सूखता है अगर, तो आप उसको पंखा चला के उसके फैला के डाल दीजिए किसी चीज़ पर, स्टैंड वगैरह पर। ठीक है,
सूख जाएगा। क्यों? सूरज की रोशनी तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, सरफेस एरिया फैला के तो डाला ही हमने, सरफेस एरिया तो हमने बढ़ा ही दिया, लेकिन हमने विंड का काम किया। वहीं अगर आपने पंखा 1 नंबर पे चला दिया तो अगले दिन फिर आपकी मम्मी से डांट पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़ा ज़रूरी था सूखना अगले दिन तक, और आपने पंखा ही कम पे चलाया। तो अगर जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन जल्दी होगा। मसलन जिस दिन बहुत बढ़िया हवा चल रही होती है उस दिन धूप ना होने के बाद भी कपड़ा सूख जाता है, लेकिन जिस दिन धूप नहीं है और हवा भी नहीं है, दोनों ही फैक्टर्स गायब हैं, टेम्परेचर और विंड स्पीड, तो कपड़ा नहीं सूखेगा, सीला सीला रहेगा। अगर उसमें से पानी नहीं टपक रहा है या बहुत ज़्यादा गीला नहीं है तो थोड़ा सीला सीला आपको महसूस होगा, ठीक है ना। यानी विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इवेपोरेशन कम होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है इवेपोरेशन जल्दी होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है इवेपोरेशन जल्दी होगा। यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड ज़्यादा तो इवेपोरेशन जल्दी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन कम, ठीक है ना। ये फैक्टर्स है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इवेपोरेशन कहलाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट लिखना ना भूलिएगा। यानी कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज एवापोरेशन, ठीक है। हम नॉर्मली पानी की ही बात करते हैं जब हम इस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में एवापोरेशन समझा रहे होते हैं। तो बाकी के जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वो आप केमिकली किसी लिक्विड की बात करें या कोई और लिक्विड की बात करें, लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, भले ही वो जूस हो, भले ही वो कोई केमिकल हो, तो हर एक का अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और हर एक का अपना एक अलग इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर का। तो इस समय हम पर्टिकुलरली पानी के संदर्भ में इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। आपको भी पानी के संदर्भ में ही इवेपोरेशन समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट है, इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट वो पूछ ही लेते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, 1000 बार पूछेंगे मैं 1000 बार समझाऊंगी। कंफ्यूजन रखेंगे तो बहुत दुख होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।